जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी अदर स्टेट के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु टॉपिक से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है तो ये खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया करके उसको खराब कर देगा, इसलिए हम लोग खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रायोलाइट इस धातु का एस्क है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। क्रायोलाइट जो है एल्यूमिनियम धातु का एक एस्क है, जिसका रासायनिक सूत्र Na3Al F6 होता है, जिसे हम लोग सोडियम हेक्साफ्लोरोल्यूमिनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2n²। चूँकि बोर और बरी नियम के अनुसार किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है, जहाँ n जो है नाभिक में नियत कोष को दर्शाता है, जिसका वैल्यू हम लोग 1, 2, 3 और 4 रखते हैं। जब हम लोग 2n² 2 इंटू n की जगह पर 1 रखते हैं तो जो है पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 यानी 2 हो जाता है। जब यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है दूसरे कोष में। जब 3 रखेंगे तो 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा तीसरे कोष में। और जब 4 रखेंगे तो 4 4 16 दूनी 32 हो जाएगा हमारे चौथे कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। जर्मेनियम एक उपधातु है। अब उपधातु किसे कहते हैं? तो ये एक ऐसा तत्व होता है जो धातु एवं अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है, जिसमें सिलिकॉन एवं जर्मेनियम दो इंपॉर्टेंट उपधातु हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक एवं घनत्व दोनों ही बहुत कम होता है। इसका घनत्व कम होने के कारण सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। बाकी आपका जो है एल्युमिनियम, कैल्शियम और सोडियम ये तीनों धातु है। कार्बन एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। चूँकि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम आता है, जिसमें जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है, जबकि शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। और विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है? तो ये जो है धातुओं को निष्कर्षित या फिर धातुओं को शोधित करने का एक प्रक्रम है, जिसमें हम लोग अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं और जो है शुद्ध धातु को कैथोड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग उसमें जो है जिंक का परत चढ़ाते हैं, जिसे हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण एस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जिसका रासायनिक सूत्र Al2O3 2H2O होता है, ये एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण एस्क है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोडियम की संयोजकता क्या है? तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8 और तीसरे कोष में 1 बच जाएगा, तो इसका संयोजकता 1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट।
क्योंकि जो अधातु हैं वे विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, यानी कि एक प्रकार का थेथर है जिसे हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। ये मानता ही नहीं है कि जो है अधातु विद्युत का कुचालक है, ये बोलता है कि नहीं, अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 19। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1 होता है और पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। सक्रियता श्रेणी के अनुसार जो है ये तीनों की तुलना में सोडियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 17 है पारे का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिनेबार। सिनेबार पारे का एक प्रकार का अयस्क है जिसका रासायनिक सूत्र HgS होता है, जिसे हम लोग मरकरी सल्फाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गहरी लाल नारंगी गैस है जिसके धुएं का रंग भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी P4। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और स्टेनलेस स्टील में जो है लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन तत्व रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा का। क्वेश्चन नंबर 21 है पीतल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक तत्व से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो सुचालक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं। तो सबसे अधिक सुचालक पदार्थ हमारा जो है सिल्वर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 23 है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है? तो वायुमंडल में आपका जो है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है, जबकि जो है ऑक्सीजन गैस आपका 21% 21% उपस्थित है और नाइट्रोजन जो आपका है वह आपका 78% उपस्थित है वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 24 है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैद्युत संयोजी। क्वेश्चन नंबर 25 है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसका घनत्व बहुत ही कम होता है, इसी कारण इसे चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है सिलिका क्या है? तो सिलिका जिसका रासायनिक सूत्र SiO2 होता है, जिसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये एक प्रकार का यौगिक है जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जबकि अगर सिलिकॉन पूछा जाता तो सिलिकॉन आपका जो है एक प्रकार का उपधातु है जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो जब हम लोग आयरन पर जलवाष्प को प्रवाहित करते हैं Fe, आयरन में जब जलवाष्प यानी H2O को प्रवाहित किया जाता है तो Fe3O4 फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जब इसको संतुलित करेंगे इस समीकरण को तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ जो है Fe3O4 फेरस ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट। शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा नरम होता है और ये आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसको आभूषण बनाने के लिए थोड़ा कठोर होना पड़ता है और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं चांदी या कॉपर के साथ इसको मिश्रित कर देते हैं 24 कैरेट के सोना को। और भारत में जो है प्रायः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है। भारत में आभूषण बनाने के लिए प्रायः 22 कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है। 22 कैरेट सोने का मतलब होता है 22 भाग शुद्ध सोने का होगा और 2 भाग जो है कॉपर या चांदी मिश्रित किया जाता है, लेकिन शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है? तो जल यानी कि H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब जिंक यानी Zn से अभिक्रिया करता है तो Na2ZnO2 प्लस H2 का निर्माण होता है। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जब इसको संतुलित करते हैं तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड पे 2 आ जाता है और ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी KCl। पोटेशियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोना। सोना एक ऐसा धातु है जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। अम्लराज को हम लोग एक्वा रेजिया भी कहते हैं तथा एक्वा रेजिया जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को जो है अम्लराज या फिर एक्वा रेजिया कहते हैं और ये सोना को गलाने में भी सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जिसका रासायनिक सूत्र Al2O3 2H2O होता है, ये एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 36 है, केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। सोडियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है जो हवा के संपर्क में आने से जल उठता है। इसी कारण जो है इसे हम लोग केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग चूना कहते हैं, इसका निर्माण करती है और ये जो है जल में विलय होती है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूना जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो सीसा और टीन, सीसा Pb और टीन Sn, ये दोनों की मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम, यानी कि क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि इनका जो है घनत्व और द्रव्यनांक बहुत ही कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन। कार्बन एक अधातु है जबकि फेरस, लोहा, एल्युमिनियम और सोना ये तीनों एक प्रकार का धातु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 41 है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गैल्वनीकरण। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वनीकरण या फिर यशद लेपन या फिर जस्तीकरण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? तो धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। क्योंकि जस्ता एक धातु है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2। क्वेश्चन नंबर 43 है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। चूँकि ये एक अधातु है तो इसके अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसका संयोजकता 1 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। ऑप्शन नंबर ए में भी 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें 1 होगा।
क्वेश्चन नंबर 45 है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथाइन। इसका रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण तथा जल का निर्माण होता है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीमोनी। ये एक उपधातु है क्योंकि इसमें धातु एवं अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर ए, फेरस यानी कि आयरन, ऑप्शन नंबर बी, कॉपर, ऑप्शन नंबर सी, निकेल, ये तीनों एक धातु हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीमोनी। क्वेश्चन नंबर 48 है, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 49 है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेरस। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। फेरस ऑक्साइड हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है, अर्थात आयरन का यानी कि लोहा का एक प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 50 है, लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NaCl। सोडियम क्लोराइड जो है समुद्री जल में पाया जाने वाला एक लवण है। ये जो है साधारण नमक का भी रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है क्योंकि इसमें पोटेशियम धातु और क्लोरीन अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भास्मिक। भास्मिक यानी कि क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, जिसका रासायनिक सूत्र Al2O3 2H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समृद्धि यानी कि समृद्धिकरण। गैंग किसे कहते हैं? तो पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती है जिन्हें हम लोग गैंग कहते हैं, और इन गैंग को अयस्क से गैंग के कणों को दूर करने की प्रक्रिया को जो है समृद्धिकरण यानी कि समृद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से पीतल किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। पीतल जो है एक प्रकार का मिश्र धातु है, और पीतल मिश्र धातु जो है कॉपर और जिंक तत्वों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। सोना पर जो है वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, अतः यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। इससे जो है वायु का प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। तांबा यानी कि कॉपर, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसीलिए लोहा कॉपर यानी तांबा को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज से अभिक्रिया करके उसमें घुल जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। सोना एक ऐसा धातु है जो अम्लराज किसे कहते हैं? तो अम्लराज को एक्वा रेजिया भी कहा जाता है, और ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के 3:1 के मिश्रण को जो है एक्वा रेजिया या फिर अम्लराज कहते हैं, और ये जो है सोना को भी गला देता है, यानी कि सोना इसमें घुलनशील होता है और सोना इसमें घुल जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 20 होती है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 8 और 2 होगा, यानी कि इसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है।
अब ये एक प्रकार का धातु है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खोकर जो है कैल्शियम प्लस यानी कि धनायन बनाएगा, और जो है 2 इलेक्ट्रॉन जब ये खो देगा तो इसके पास जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब 18 हो जाएगी। तो आर्गन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी जो है 18 होती है, तो ये जो है आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 62 है, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो चांदी के चम्मच को जब हम खुली वायु में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, और जंग लगते लगते उसमें जो है काला परत चढ़ जाता है, और वो काला परत जो है सिल्वर सल्फाइड के निर्माण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निस्तापन। यह प्रक्रिया जो है निस्तापन कहलाती है, और इस प्रक्रिया में हम लोग जो है कार्बोनेट अयस्क को जो है वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करके उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये एक प्रकार का सहसंयोजक यौगिक है। अब सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? तो जब 2 अधातु एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो वे एक सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। जब 2 अधातु एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो वे सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, और ये इस प्रकार के यौगिक जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, तथा इनका जो है गलनांक, इनका गलनांक और क्वथनांक, इनका गलनांक और क्वथनांक जो है कम होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, तत्वों के निम्न युग्मों में कौन सा युग्म पीतल में उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर एवं जिंक। ये दोनों मिलकर जो है पीतल मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु हैं? तो हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कोष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वे धातु कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों के कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष में, तो ये क्या हो जाएंगे? धातु हो जाएंगे। तो अधातु पूछ रहा है तो बाकी क्या बच जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा अधातु। और एक होता है जिसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो उपधातु हो जाएगा। ठीक है, वो उपधातु हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसमें आता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 2 इम्पोर्टेंट उपधातु हैं। और उसके बाद जो है अधातु, अधातु में आ जाएगा जिसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये हो जाता है अधातु। अधातु जिसे ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिया गया है, ये एक अधातु है। ठीक है, और उसके बाद जो है यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो लास्ट कोष में तो ये क्या हो जाता है? एक जो है अक्रिय गैस हो जाता है, या फिर ये जो है अक्रिय गैस हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। सोडियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखने पर तुरंत ही जल जाता है, इसीलिए इसे जो है केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मरकरी या पारा, जिसे हम लोग जो है Hg से डिनोट करते हैं। ये एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर या फिर साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है जल में विलय होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 71 है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धनाविष्ट आयन या फिर धनावेशित आयन। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु जो है अपने 1, 2 या 3 परमाणु को खोकर जो है धनायन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में किस विद्युत द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जस्ता की परत चढ़ाकर, जिसे हम लोग जस्तीकरण कहते हैं या फिर गैल्वनीकरण भी कहते हैं, और इसे जो है यसद लेपन भी कहा जाता है। तो हम लोग जो है इस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, वह परमाणु जो अपने
संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धनात्मक कहलाता है। और ऐसा प्रवृत्ति जो है धातुओं में होती है। धातु अपने 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं धातु में, तो इसे इलेक्ट्रॉन को खोकर वो धनावेशित आयन का निर्माण करती है और इसे जो है विद्युत धनात्मक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है और तत्व बी का 2881 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति क्या होगी? तो तत्व ए जो है 286 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जो है एक प्रकार का अधातु है, क्योंकि अधातु के अंतिम कोश में या तो 5 या तो 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तत्व बी जो है ये एक धातु है, क्योंकि इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। और धातु का क्या होता है कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अंतिम कोश में। तो ये जो है तत्व ए जो है ये अधातु है और तत्व बी जो है ये धातु है। तो धातु से अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयनिक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 75 है, जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्यों से भारी होते हैं उसे निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्व पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैन उत्प्लवन। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैद्युत अपघटन। क्वेश्चन नंबर 78 है, ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए धातु और बी अधातु हो, या फिर बी धातु हो और ए अधातु हो, यानी दोनों में से कोई एक धातु और एक अधातु होना चाहिए, तभी जो है आयनिक बंधन का निर्माण होता है। आयनिक बंधन कैसे होता है? तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं ऑप्शन नंबर ए अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H+ आयन बना सकती है, तो ये गलत होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके N2 गैस बनाती है, तो ये भी गलत होगा। साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर सकती है, ये भी गलत होगा। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 है, आयनिक यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयनों के बने होते हैं, तो ये कथन जो है ये आपका सत्य है। उसके बाद आयनिक यौगिक के द्रवणांक उच्च होते हैं, तो ये कथन भी आपका जो है सत्य है। द्रवित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, तो ये कथन जो है आपका गलत है। द्रवित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के जो है सुचालक होते हैं, यानी ये जो कथन दिया है ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, तो आयनिक यौगिक जल में प्राय विलय होते हैं, आयनिक यौगिक जो है जल में प्राय विलय होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, यहाँ कुचालक दिया हुआ है। अगर यहाँ सुचालक रहता तो ये कथन भी आपका सही होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है, सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, तो ये कथन आपका गलत है। सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है, तो ये जो है ये कथन आपका जो है सत्य है। और अगला कथन है, क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खोता है, तो क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खोता नहीं बल्कि वो पाता है, तो ये भी कथन गलत होगा। सहसंयोजक यौगिक बनता है, ये भी कथन जो है गलत होगा। ये जो है एक आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। सोडियम और क्लोरीन, सोडियम Na और क्लोरीन Cl। सोडियम एक परमाणु खोता है, धनायन बनाता है, क्लोरीन एक परमाणु पाता है, ऋणायन बनाता है, और ये दो धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है एक यौगिक, इससे आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं, तो इसके लिए कौन सा कथन सत्य होगा? तो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है, तो क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं जो है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकती है, हाइड्रोजन गैस नहीं दे सकती है, हाइड्रोजन आयन भी नहीं दे सकती है और हाइड्रोजन गैस भी नहीं दे सकती है। जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती है, ये कथन भी आपका गलत है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।